हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर का लेक्चर अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 7 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में अपने उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की वेबसाइट से एनसीईआरटी के बुक्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। देखिए, डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। देखिए, गवर्नमेंट कैसे वेलफेयर करेगी, कैसे कल्याणकारी कार्य करेगी, तो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा के करेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के गवर्नमेंट वेलफेयर करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, हाउसिंग घर बनवा के, अच्छी सड़कों का निर्माण करवा के, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके सरकार कल्याणकारी कार्य करती है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ के मीनिंग को समझेंगे और हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ये पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। व्हाट इज हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज। हेल्थ मीन्स our ability to remain free of illness and injuries, but health isn't only about disease. हेल्थ को हम लोग बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली हेल्थ का मतलब होता है बीमारी और चोट से मुक्त रहना। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अगर हमें अपने बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम हेल्दी हैं, लेकिन हेल्थ सिर्फ डिजीज से रिलेटेड नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमें बीमारी के अलावा उन फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा जिनके कारण हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर किसी व्यक्ति के आसपास का एनवायरमेंट, जहां पे वो रहता है, जहां पे वो काम करता है, साफ सुथरा हो, पोल्यूशन ना हो और उसे साफ पानी मिले पीने के लिए, तो वो व्यक्ति हेल्दी होगा, बीमार नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in a cramped conditions, they will be prone to illness. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भरपेट खाना न मिले, साफ पानी न मिले और क्रैम्ड कंडीशंस, घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उसके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। All of us
would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. देखिए, हम सब लोग ये चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें, हमारे अंदर एनर्जी रहे, हमारा मोराल हाई हो किसी भी काम को करने के लिए। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। ये भी हेल्दी रहने की निशानी है। इट इजंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंक्सियस और स्केयर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। डल रहना, इनएक्टिव रहना, एंक्शियस चिंताग्रस्त रहना, किसी बात को लेके मन में डर रहना लंबे समय के लिए हेल्दी रहने की निशानी नहीं है। ये सब हेल्दी लाइफ नहीं है। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, मतलब फिजिकली तो हमें हेल्दी रहना ही है, साथ ही साथ हमें मेंटली भी हेल्दी रहना है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स आर ए पार्ट ऑफ हेल्थ। हमारे जीवन की ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। In order to prevent and treat illnesses, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc., that can provide the required care and services that patients need. देखिए, हमें बीमारी को रोकने के लिए और उसका इलाज करने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे हेल्थ सेंटर्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, लैबोरेटरीज चाहिए जहां पे ब्लड टेस्ट करवाया जा सके या फिर कोई सा भी टेस्ट जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो करवाए जा सके। एम्बुलेंस सर्विस चाहिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खुद हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा तो एम्बुलेंस उसे लेके जाए। ब्लड बैंक्स चाहिए, अगर ब्लड की जरूरत हुई तो यहां से जो ब्लड ग्रुप चाहिए वो मिल जाए। ये फैसिलिटीज हमें चाहिए ताकि अर्जेंसी में हमें जरूरत पड़े तो हमें सर्विसेज मिले। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। In order to run such facilities, we need health workers, nurses, qualified doctors, and other health professionals who can advise, diagnose and treat illnesses. देखिए, इन फैसिलिटीज को चलाने के लिए हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्स चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए जो बीमारी को डायग्नोज कर सके, पहचान सके, उसको ट्रीट कर सके और लोगों को एडवाइस दे सके कि कैसे बीमारी से बचा जाए। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। हमें मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है बीमारी से लड़ने के लिए और पेशेंट्स के इलाज के लिए। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां व उपकरण भी चाहिए। These facilities are required to take care of us. ये सारी फैसिलिटीज हमें चाहिए ताकि बीमार व्यक्तियों की देखभाल की जा सके। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। इंडिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। द कंट्री ऑल्सो हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। देखिए, इंडिया के पास पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। दिस इज a system of hospitals and health centers run by the government. पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में हॉस्पिटल्स आते हैं, हेल्थ सेंटर्स आते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और इन्हें गवर्नमेंट चलाती है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। इट हैज द एबिलिटी to look after the health of a large section of its population
स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। देखिए, ये हॉस्पिटल्स, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हजारों गांवों में बसी जनसंख्या की देखभाल करने की काबिलियत रखते हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांव में फैली हुई है। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences, whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. हमने मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। नए नए टेक्नोलॉजी, किसी बीमारी के इलाज के नए तरीके देश में उपलब्ध हैं। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. देखिए, इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बावजूद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि भारत में ज्यादातर डॉक्टर्स अर्बन एरियाज में, शहरों में रहते हैं, तो रूरल एरियाज, गांव के लोगों को इलाज करवाने में दिक्कत आती है। उन्हें दूर शहरों में जाना पड़ता है। सबको पीने के लिए साफ पानी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे और बीमारी फैलती है। छोटे बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जिससे वे और बीमार पड़ते हैं। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। ये विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। Our country has the money, knowledge, and people with experience, but cannot make the necessary healthcare available to all. हमारे देश के पास पैसा है, नॉलेज है, लोगों के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। और ये सिर्फ रूरल एरियाज की बात नहीं है, अर्बन एरियाज की भी बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स नहीं होते। गांव में रहने वाले लोगों को बहुत दूर ट्रैवल करके हॉस्पिटल्स तक जाना पड़ता है। वहीं शहर में गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों अवेलेबल हैं। लेकिन मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने भरे होते हैं कि बेड ही अवेलेबल नहीं होती, तो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज। हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है आपका पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है आपका प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems from common illness to special services. ये सारे हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ताकि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों को अच्छे से कवर किया जा सके। जैसे कोई छोटा सा गांव है, मान लीजिए, वहां हेल्थ सेंटर होगा। उस गांव के पास कोई कस्बा है, वहां एक छोटा सा हॉस्पिटल होगा। और उस कस्बे के पास एक शहर है, वहां एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। ये सारे बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मल इलनेस से लेकर कोई स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो वो भी करते हैं। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. जब हम गांव की बात करते हैं,
तो ये पाते हैं कि गांव में एक हेल्थ सेंटर होगा, वहां एक नर्स होगी और विलेज हेल्थ वर्कर होगा। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। They are trained in dealing with common illnesses and work under the supervision of doctors at the primary health center. वो नॉर्मल बीमारियों की जानकारी रखता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, पेट दर्द आदि वो इन सबका इलाज कर देगा और दवाइयां भी बता देगा, और वहां दवाइयां भी मिलती हैं। और ये हेल्थ वर्कर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स के देखरेख में काम करते हैं। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन ए रूरल एरिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, उसमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत सारे गांव आते हैं एक रूरल एरिया में। मान लीजिए एक रूरल एरिया में 5-7 गांव हैं, तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 5-7 गांव की देखरेख करेगा, यहाँ के बीमार व्यक्तियों की इलाज करेगा। जब गांव के हेल्थ सेंटर के पास कोई ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज वहां नहीं हो सकता, तो फिर उसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रिफर कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेस ऑल दी हेल्थ सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या किसी गांव का हेल्थ सेंटर हो। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। लार्ज cities have many government hospitals and also specialized government hospitals. बड़े-बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे गवर्नमेंट के कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं। दी हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजंस। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. देखिए, गवर्नमेंट ने इन हॉस्पिटल्स को और हेल्थ सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया है ताकि सभी नागरिकों के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. Hence, such facilities are meant for everyone. नागरिकों को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है इन हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स द्वारा, इसका खर्च गवर्नमेंट उठा रही है। गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स को सैलरी दे रही है। गवर्नमेंट इन हॉस्पिटल्स में रखे इक्विपमेंट्स के खर्चे भी उठा रही है। तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो हम सब लोग टैक्स देते हैं। टैक्स के रूप में जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, वो फिर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में पैसा लगाती है। इसलिए ये फैसिलिटीज सबके लिए है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services, either free or at low cost, so that even the poor can seek treatment. पब्लिक हेल्थ सिस्टम का मेन एस्पेक्ट ये है कि क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए सबको फ्री में या फिर लो कॉस्ट पे, ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज करवा पाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, चिकनगुनिया etc. एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क जो इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम का है, वो ये है कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारी को फैलने से रोकना।
स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जो कैंपेन्स लॉन्च होते हैं उसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होती ही है, साथ में इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftops, etc. This has to be done for all houses in the area. उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र ना होने दें, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में कोई एक घर भी छूट गया और वहां कोई बीमार हो गया तो हो सकता है उस पूरे क्षेत्र में बीमारी फैल जाए। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all. हमारे संविधान के अनुसार हमारे गवर्नमेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, लोगों के वेलफेयर को सुनिश्चित करे। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट को प्रत्येक व्यक्ति की राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। अगर कोई हॉस्पिटल किसी व्यक्ति को टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाता, इसका मतलब यह है कि वो हॉस्पिटल उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहा है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज हर व्यक्ति को मिले और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहां पे गवर्नमेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ की ये ड्यूटी है कि वे नेसेसरी ट्रीटमेंट लोगों को प्रोवाइड करे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी करनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई पे टैक्सेस टू दी गवर्नमेंट। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। देखिए, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसी टैक्स का इस्तेमाल नागरिकों की भलाई में लगाती है और नागरिकों को पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज एक्सेट्रा बेनिफिट ऑल सिटीजन्स। पब्लिक सर्विसेज में डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, रोड्स, हाईवेज बनाना, ये सब आता है और इससे सिटीजन्स को लाभ भी होता है। डिफेंस सर्विसेज हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। पुलिस हमारे डे टू डे लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। जुडिशियल सिस्टम हमें न्याय दिलाती है। जब रोड्स और हाईवेज अच्छे होते हैं तो हमें हमारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना आसान होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स। अगर ये पब्लिक सर्विसेज नहीं होंगे तो इन सर्विसेज की व्यवस्था सिटीजन्स खुद से नहीं कर पाएंगे, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर
वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। देखिए, टैक्स से ही डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को और सर्विसेज जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि को फंडिंग मिलता है। और ये सर्विसेज उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं जिन्हें बहुत जरूरत होती है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। Tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disasters such as floods, earthquakes, tsunami, etc. जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं जैसे अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा, तब ये टैक्स मनी को रिलीफ फंड में यूज किया जाता है और लोगों की मदद की जाती है। एक जगह से दूसरे जगह लोगों को बसाने में भी मदद करते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यूज कलेक्टेड एज टैक्सेस। देखिए, टैक्स मनी से स्पेस प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम इन सबको फंडिंग दी जाती है। इसरो, एनपीसीआईएल, बार्क, डीआरडीओ इनको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट के तरफ से। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से चलाया जाता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। जो लोग बहुत गरीब होते हैं और मार्केट से चीजों को नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट उनको भी सेवाएं प्रदान करती है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। बहुत सारे डॉक्टर्स अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। इन दी रूरल एरियाज वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आरएमपीज। देखिए, रूरल एरियाज में हमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। अर्बन एरियाज हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अर्बन एरियाज में आपको प्राइवेट क्लिनिक्स और डॉक्टर्स बहुत सारे मिलेंगे। बहुत से डॉक्टर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं। जैसे एक डॉक्टर हार्ट से रिलेटेड बीमारी देखते हैं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक डॉक्टर हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं, मतलब ऑर्थोपेडिक हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। अर्बन एरियाज में प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स भी होते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। देयर आर मेनी लैबोरेटरीज दैट डू टेस्ट्स एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। अर्बन एरियाज में बहुत सारे लैबोरेटरीज मिल जाएंगे जहां ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं और स्पेशल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन। देखिए, बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी अर्बन एरियाज में जहां से मेडिसिन खरीद सकते हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ना गवर्नमेंट ओन करती है और ना ही कंट्रोल करती है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में
आपका ट्रीटमेंट 100-200 रुपए में हो जाएगा। वहीं अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो 1000-2000 लग जाएंगे एक नॉर्मल बीमारी के ट्रीटमेंट में। लेकिन यहाँ सर्विसेज आपको फास्ट मिलेंगी। वहीं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आपको लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं, खासकर बड़े बड़े शहरों में आपको ज्यादा दिखेंगे। In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. आजकल बड़ी कंपनीज हॉस्पिटल्स चलाती हैं और कुछ कंपनीज दवाई बनाती भी हैं और बेचती भी हैं। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में मेन प्रॉफिट होता है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, स्वास्थ्य सेवा और समानता। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। भारत में हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहां प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ रही हैं लेकिन पब्लिक सर्विसेज नहीं। तो जो गरीब हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा अपना इलाज करवाना, आप सोच सकते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। वॉट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। ज्यादातर लोगों के पास प्राइवेट सर्विसेज ही अवेलेबल है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। प्राइवेट सर्विसेज आपको मेनली अर्बन एरियाज में ही दिखेंगी। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रैदर हाई। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन दी फैमिली। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा इतना ज्यादा होता है और दवाइयां इतनी महंगी होती हैं कि बहुत सारे लोग इन हॉस्पिटल्स में जाना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और अगर मजबूरी में जाना भी हुआ तो उनको पैसा बोरो करके लोन लेके जाना पड़ता है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयां महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। Some private services encourage incorrect practices to earn more. At times, inexpensive alternatives, though available, may not be used. देखिए, कुछ प्राइवेट सर्विसेज गलत तरीके के काम करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। कभी कभी छोटी मोटी बीमारी में जो कि एक दवाई से भी ठीक हो सकती है उसमें भी 10-15 दवाई बता देंगे ताकि उनकी कमाई हो सके। टेस्ट वगैरह का जरूरत नहीं होगा, फिर भी 3-4 तरीके के टेस्ट लिख देंगे। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब सुपरफ्लस मेडिसिन, इंजेक्शंस और सलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में सफाइस। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। यही चीज मैं आपको पिछले स्लाइड में समझा रहा था। इनफैक्ट, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. सिर्फ 20% ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान सारे मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं तो सिर्फ 20% ऑफ पॉपुलेशन ही सारी मेडिसिन अफोर्ड कर पाएंगे क्योंकि दवाइयां इतनी महंगी होती हैं। तथ्य ये है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. जो पुअर है, मान लीजिए कोई डेली वेज लेबरर है, वो दिन का 400-500 कमाते हैं, तो वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
लेकिन जो पुअर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चे उठाना मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एडमिट हुआ तो 3-4 लाख रुपए जुटाना कितना मुश्किल काम है। वो लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. एक स्टडी में ये पाया गया है कि 40% लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट या फिर इंजरी की वजह से, उनको हॉस्पिटल का खर्च उठाने के लिए या तो पैसा उधार लेना पड़ता है या फिर अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस। ये खर्च का टेंशन पुअर फैमिलीज में एंजाइटी और डिस्ट्रेस का कारण बनती है अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ गया तो। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। वॉट इज वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। दोज हु आर पुअर आर इन दी फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड। देखिए, जो गरीब परिवार है वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उन्हें एक टाइम का ढंग से खाना भी नहीं मिल पाता, तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर ऐसे ही कम हो जाती है, इसलिए वे बार बार बीमार पड़ते हैं। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। These families are not eating as much as they should. ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. and therefore are more likely to fall ill. देखिए, इनके पास बेसिक नेसेसिटीज, जरूरत की चीजें अवेलेबल ही नहीं होती, जैसे साफ पानी, रहने के लिए पर्याप्त जगह। एक छोटे सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जहां पे ये रहते हैं वहां आसपास गंदगी होती है, साफ सफाई नहीं होती, तो इस वजह से लोग और बीमार पड़ते हैं। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। दी एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स। फिर बीमारी के इलाज से होने वाले खर्च से इनकी हालत और खराब होती है, एंजाइटी डिस्ट्रेस के शिकार होते हैं। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और खराब हो जाती है। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. कभी कभी पैसा सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए रुकावट नहीं बनता, इनकी रूढ़िवादी सोच, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट भी रुकावट बनता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner. जब महिलाएं बीमार पड़ती हैं तो उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाया जाता। उदाहरण के लिए, महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मेन इन दी फैमिली। महिलाओं के स्वास्थ्य को पुरुष के स्वास्थ्य की तुलना में कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। परिवार में पुरुषों के स्वास्थ्य की तुलना में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। मेनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में हेल्थ सेंटर्स तो हैं, मगर उन्हें अच्छे तरीके से नहीं चलाया जाता। वहां हेल्थ वर्कर्स नहीं बैठते डेली, बैठते हैं तो दवाइयां नहीं होती। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। ट्राइबल एरियाज में प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से इनको इलाज करवाने के लिए दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। वहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट कैन बी डन। क्या किया जा सकता है। देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। हमारे देश में हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड। ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सिटीजन को, स्पेशली गरीब और डिसएडवांटेज्ड लोगों को, अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि हर व्यक्ति सस्ते में इलाज करवा सके। ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services. देखिए, अगर हम बीमार होते हैं तो हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हो, सस्ती हो, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग अपने आसपास की साफ सफाई पे ध्यान दें। गवर्नमेंट भी इस बात पर ध्यान दे कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करे, जैसे साफ पानी मिले पीने के लिए, जहां वे रहते हैं वहां साफ सफाई हो, और इस पे भी डिपेंड करता है कि सोशल कंडीशंस अच्छी हो, मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done. इसलिए अगर हमें भारत में लोगों के हेल्थ कंडीशंस को सुधारना है, तो हमें हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ साथ बेसिक एमिनिटीज और सोशल कंडीशंस को भी सुधारना होगा, और ऐसा किया जा सकता है। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है दी केरला एक्सपीरियंस, केरल का अनुभव। इन 1996 दी केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन दी स्टेट। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने केरला स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मेजर चेंजेस किए थे। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में बहुत कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत्स। उन्होंने अपने स्टेट बजट का 40% पंचायत को दे दिया। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। जब पंचायत के पास पैसा होगा तो वे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लानिंग भी कर पाएंगे और अपनी जरूरतों को पूरा भी कर पाएंगे। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. देखिए, जब 40% ऑफ बजट पंचायत को मिला तो पंचायत ने गांव में वाटर, फूड, महिलाओं के विकास और शिक्षा से रिलेटेड डायमेंशंस में प्रॉपर प्लानिंग कर सके। उनको ग्रास रूट लेवल पे पावर मिली कि वे इन सबकी प्रॉपर प्लानिंग कर सके और एग्जीक्यूशन कर सके। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वेयर चेक्ड, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वाज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वेयर टेकन अप। तो इससे हुआ क्या कि वाटर सप्लाई सिस्टम्स को चेक किया गया कि पानी साफ है या नहीं और प्रॉपर तरीके से सबको मिल रहा है या नहीं। फिर स्कूल और आंगनवाड़ी अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं, इसको भी चेक किया गया और नए स्कूल्स और आंगनवाड़ी भी बनवाए गए, क्योंकि पैसा विलेज लेवल पे पहुंच चुका था। और कुछ गांव की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती थी उनको भी देखा गया। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। हेल्थ सेंटर्स वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। नए हेल्थ सेंटर्स बनाए गए और जो पहले से थे उनको इम्प्रूव किया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये सब स्टेप्स लेने की वजह से सिचुएशन काफी इम्प्रूव हुआ। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, हाउएवर, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained and these needed to be addressed. लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे मेडिसिन की कमी है,
हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर अर्बन एरियाज में हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करना है। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द कोस्टा रिकन अप्रोच, कोस्टा रिका का तरीका। उन्होंने क्या किया अपने हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका में वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री है। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. कोस्टा रिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और वो ये था कि वे आर्मी नहीं रखेंगे। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। This helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. इस वजह से कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा अपने हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे खर्च कर पाता है और लोगों की बेसिक नीड्स को भी पूरा करता है। उनको साफ पीने का पानी अवेलेबल कराते हैं, खाना अवेलेबल कराते हैं। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। The Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays a lot of attention to the health of its people. कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि देश में डेवलपमेंट के लिए लोगों का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए वे लोगों के हेल्थ पे और हेल्थ सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। दी कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकन्स। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट लोगों को बेसिक सर्विसेज और एम्यूनिटीज प्रोवाइड कराती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। बेसिक सर्विसेज और बेसिक एम्यूनिटीज में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हाउसिंग ये सब प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। देखिए, हेल्थ एजुकेशन को भी वे लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए वहां एजुकेशन के हर लेवल पे हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज एक एसेंशियल पार्ट है। मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। अगर हम लोग इन दोनों अप्रोचेस को देखें और अपने देश के साथ इसे जोड़ने की कोशिश करें, तो कोस्टा रिकन अप्रोच हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमें आर्मी रखनी ही पड़ेगी बिकॉज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। हम केरला अप्रोच को स्टेट्स में लागू कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट की जरूरत को देखते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।